विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, अब जिस विषय वस्तु को हमको पढ़ना है यह आपकी परीक्षाओं के लिए, बीटीसी परीक्षाओं के लिए, बीएड परीक्षाओं के लिए, डीएड परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब आप टेट की परीक्षा में बैठेंगे, जब आप सुपर टेट की परीक्षा में बैठेंगे तो निश्चित ही इन बिंदुओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जिस विषय वस्तु को हम लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं उसको पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना है कि हमारा यह वीडियो आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी ज्ञान आपको दिया जा रहा है आप उसको 100% प्राप्त कर सकें। तो आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप जब भी हमारा वीडियो देखेंगे तो पूरा देखेंगे और पूरा ज्ञान अर्जित करके ही अपने भविष्य को सफल बना सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने अनेक गूढ़ चीज़ों को बतलाया है। क्या क्या उस सिद्धांत में क्या उन्होंने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया, कौन कौन से घटनाएं उस प्रयोग में घटित हुई, कौन कौन से प्रतिधारक हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और कक्षा में हम उसका उपयोग करना भी सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम सबसे पहले जानते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है। जैसा कि आपके इस स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है कि थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी इसको कहते हैं। दूसरा है, इसको एक नाम से और भी जानते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत। इसको संबंधवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है। उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। उद्दीपन प्रक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। अगर हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो एसआर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। स्टिमुलस और रिस्पांस, एसआर थ्योरी भी इसको कहा जाता है। सीखने का संबंध सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इन नामों को बताने का एक ही उद्देश्य है कि अक्सर परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियम, थॉर्नडाइक का मुख्य सिद्धांत को हम अन्य किन नामों से जानते हैं, या 4 विकल्प दे दिया उसमें से एक नाम भिन्न दे दिया तो आपको उसमें उत्तर छांटना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इतनी चीज़ें हमने जान ली, समझ ली। इसको अपने नोट्स में आप ज़रूर लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत का अर्थ क्या है? किसी शिक्षक द्वारा इस सिद्धांत का अर्थ नहीं बतलाया जाता। आज हम आपको बतलाएंगे कि इस सिद्धांत का अर्थ क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष उद्दीपक प्रस्तुत होता है और परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। क्या करता है कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तो उसके सामने एक विशेष प्रकार के उद्दीपक उसके सामने उपस्थित होता है और उसे एक विशेष प्रकार की क्रिया करने या प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। इसे ही उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इतनी सी चीज है।
कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना प्रारंभ करता है, साधारण अर्थों में भी इसको समझ लीजिए कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसके सम्मुख एक विशेष उद्दीपक प्रस्तुत होता है और परिणाम स्वरूप वह प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, और इस प्रकार उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध स्थापित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत या उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझ लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है इसका? कि जैसे कोई बालक, नवजात शिशु किसी जलते हुए दीपक को, नवजात शिशु है, वह किसी जलते हुए किसको देखता है? दीपक को देखता है। अब दीपक उसके लिए उद्दीपक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्दीपक हो जाएगा। तो कोई नवजात शिशु जलते हुए दीपक को जब वह देखता है तो उसको पकड़ने का प्रयास करता है, वह चलता है, अनुक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा? अनुक्रिया करता है। क्या करता है? अनुक्रिया करता है। तो उद्दीपक ये क्या कहलाएगा? उद्दीपक कहलाएगा। उद्दीपक और अनुक्रिया, इन दोनों के बीच जब संबंध प्रगाढ़ हो जाता है तो वह कहलाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, इतना सा इसका अर्थ है। अब हम आगे चलते हैं, इस प्रयोग को समझते हैं कि उन्होंने जो प्रयोग किया थॉर्नडाइक ने, वह प्रयोग कैसा था। देखिए, आपके इस स्मार्ट बोर्ड पर एक बिल्ली बनी होगी और इसमें एक पिंजड़ा बना होगा, सामने एक मछली रखी हुई है। यही इनके प्रयोग का आधार है। इसी चीज को इन्होंने किया। क्या किया? सबसे पहले इस प्रकार के पिंजड़े का निर्माण किया। ये प्रयोग है, आप समझ लीजिए, ये प्रयोग है कि इस प्रकार के पिंजड़े का निर्माण किया कि इसमें एक स्विच, लीवर या बटन इन्होंने निर्मित किया कि अगर उस पर बिल्ली का पैर पड़ जाए तो ये दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और बिल्ली बाहर निकल करके भोजन को कर लेगी। तो उन्होंने क्या किया कि पिंजड़ा निर्मित किया और एक भूखी बिल्ली को इसमें उन्होंने बंद कर दिया। भूखी थी बिल्ली, सामने मछली रख दिया। अब ये जो मछली है और ये जो बिल्ली है, बिल्ली के लिए यह जो मछली है यह उद्दीपक का कार्य करेगी, क्योंकि उसको भूख लगी है, भोजन उसको चाहिए। तो ये जो मछली है ये किसका कार्य करेगी? यह मछली उद्दीपक है। क्या है? उद्दीपक है। ठीक है। और बिल्ली जब, भाई पिंजड़ा बंद है, पिंजड़े में वो अंदर बंद है, तो बाहर कैसे निकलेगी? उछलेगी, कूदेगी, भूख के कारण अनियमित क्रियाएं करेगी और अचानक उसका पैर इस स्विच पर पड़ जाएगा और दरवाजा खुल जाएगा, बिल्ली भोजन को प्राप्त कर लेगी। ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया थॉर्नडाइक ने कि यही प्रयोग उन्होंने दोबारा किया। बिल्ली को फिर पिंजड़े में बंद किया। जब उसको भूख लगी तो उन्होंने बिल्ली को पिंजड़े में फिर बंद कर दिया और फिर उन्होंने देखा कि फिर बिल्ली उसमें कूदती रही और अचानक उसका पैर इस स्विच पर पड़ा, जिससे दरवाजा खुला और बिल्ली ने भोजन प्राप्त कर लिया। यही प्रयोग उन्होंने कई बार किया और अंत में उन्होंने देखा कि बिल्ली को जैसे ही पिंजड़े में बंद किया जाता है, ठीक, बिल्ली पिंजड़े में जैसे ही बंद होती है वह स्विच को तुरंत अपने पैरों से दबा देती है, दरवाजा खुल जाता है और भोजन प्राप्त कर लेती है। यही प्रयोग उन्होंने कई बार किया और अंत में उन्होंने देखा कि त्रुटियों की संख्या कम हो गई और प्रथम प्रयास में ही बिल्ली को जैसे ही पिंजड़े में बंद किया गया, प्रथम प्रयास में ही वह स्विच को दबा देती है, दरवाजा खुल जाता है और भोजन को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक का यह प्रयोग था। ठीक है।
अब ये समझते हैं कि थार्नडाइक के इस प्रयोग में क्या क्या चीजें घटित हुई। ठीक है, हमने आपको प्रयोग बतला दिया। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से ऐसे प्रतिधारक हैं जो इस प्रयोग में दिखाई देते हैं। आपको यह किसी पुस्तक में मिलना संभव नहीं है, इसको आप समझ लीजिए और जान लीजिए। देखिए, बिल्ली को जब पिंजड़े में बंद किया गया तो भूख चालक का काम करती है। चालक का काम क्या करता है? भूख। भूख ने उसको चलायमान किया। ठीक। दूसरा जो प्रतिधारक है वह है लक्ष्य। मछली या भोजन उसका लक्ष्य था। क्या था लक्ष्य उसका? मछली। परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है कि थार्नडाइक के प्रयोग में लक्ष्य क्या था, चालक क्या था? अवरोध था पिंजड़ा। अवरोध क्या था? पिंजड़ा था। अनियमित क्रियाएं क्या थी? उछलना कूदना। अनियमित क्रियाएं, उछलना कूदना। सफलता क्या था? सफलता भी उसको मिली कि पिंजड़े का दरवाजा खोल लेना। पिंजड़े का दरवाजा खोल लेना यह बिल्ली की सफलता थी। उचित अनुक्रिया का क्षण, उचित अनुक्रिया का क्षण वह क्षण था जब उसने लीवर का बटन दबाना सीख लिया, तो यह उचित अनुक्रिया का क्षण कहलाता है। सुदृढ़ीकरण क्या है? इस प्रयोग में सुदृढ़ीकरण क्या है? लीवर को दबाकर दरवाजा खोल लेना और भोजन को प्राप्त कर लेना सुदृढ़ीकरण कहलाता है। इस प्रयोग में इतनी ही चीजें घटित होती हैं। आप इन बिंदुओं के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। ठीक। अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि थार्नडाइक के इस सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले उद्दीपन प्रतिक्रिया, उद्दीपन और प्रतिक्रिया दोनों में संबंध जितना जल्दी स्थापित होता है, बालक उतना ही जल्दी सीख लेता है। इस सिद्धांत का सबसे प्रमुख लाभ यही है कि कक्षा में कि अगर हम किसी विषय वस्तु को बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वह विषय वस्तु उद्दीपक है। ठीक। और बच्चों की कार्य करने की जो गति है वह उनकी प्रतिक्रिया है। बच्चों का कार्य करना प्रतिक्रिया है। तो विषय वस्तु के प्रति बच्चों का कार्य करना अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों में संबंध जितना जल्दी स्थापित हो जाएगा उतना ही जल्दी बालक सीख लेगा। विषय वस्तु को आप पढ़ाते जाइए और बच्चा अनुक्रिया न कर रहा हो तो बालक कभी नहीं सीख पाएगा। और आप पढ़ा ही न रहे हो और बच्चा अनुक्रिया करना चाहता हो, ठीक, तब भी नहीं बालक सीख पाएगा। दोनों चीजों का होना आवश्यक है। अर्थात विषय वस्तु और अनुक्रिया, बालक की अनुक्रिया होना आवश्यक है, तभी संबंध दोनों में जल्दी स्थापित होगा और बालक अधिक से अधिक सीख लेगा। दूसरी जो उपयोगिता है कि अधिक से अधिक अभ्यास पर बल देना चाहिए। आपने देखा होगा इस प्रयोग के माध्यम से कि बिल्ली को बार बार पिंजड़ा खोलने के लिए उसमें बंद किया गया, तो यह अभ्यास कहलाया। जब बालक सीख न पा रहा हो तो आप उसको अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते रहिए, तो निश्चित तौर पर बालक जल्दी से सीख लेगा। तो अभ्यास पर भी यह बल देता है। उसके पश्चात दूसरा जो इसकी उपयोगिता है कक्षा में कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक रुकना नहीं चाहिए। ये जो लक्ष्य है आपका, यह लक्ष्य आपका उद्दीपक है। उद्दीपक जब तक आपको प्राप्त न हो जाए, ठीक है, जिस चीज को हमने जिसके कारण हमारा मन उद्दीप्त हुआ, जिसके कारण हम अनुक्रिया कर रहे हैं, वह हमारा लक्ष्य है। जैसे भोजन बन रहा हो और भोजन हमको प्राप्त करने, जैसे अभी आपने प्रयोग में देखा, प्रयोग में लक्ष्य थी बिल्ली और जब तक प्राप्त न हो तब तक रुकना नहीं चाहिए।
तो बिल्ली उसमें कूदती रही, उस पिंजरे में बिल्ली कूदती रही और तब तक नहीं रुकी जब तक उसे उसका लक्ष्य मिल नहीं गया, अर्थात भोजन उसको प्राप्त नहीं हो गया। तो इस सिद्धांत का उपयोग हम बच्चों के भविष्य के लिए भी कर सकते हैं कि बालक को यह बताया जाए, यह सिखाया जाए कि बच्चों, जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए तब तक आप प्रयत्न करते रहिए। एक प्रयत्न करेंगे त्रुटि होगी, दूसरा प्रयत्न करेंगे थोड़ी कम त्रुटि होगी, तीसरा प्रयत्न करेंगे थोड़ी और कम त्रुटि होगी, चौथा प्रयत्न करेंगे थोड़ी और त्रुटि कम होगी, और एक ऐसा प्रयत्न आप करेंगे जब त्रुटियों की संख्या एकदम शून्य हो जाएगी और आप प्रथम प्रयास में ही सीख जाएंगे। तो यह जो उपयोगिता है इसको भी हम कक्षा में लागू कर सकते हैं। इसके बाद बालक में गामक कुशलताओं का विकास भी इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। जैसे गामक कुशलताएं, जैसे खेल, नृत्य, कला, संगीत, तैरना, घुड़सवारी करना और चित्रकला, ये गामक क्रियाएं हैं। ऐसी क्रियाएं जिसमें बालक कोई न कोई गति कर रहा हो, जिसमें बालक अपनी एक्टिविटी दिखा रहा हो, तो वो गामक कुशलताएं होती हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा हम खेल, नृत्य, कला, संगीत और तैरना, घुड़सवारी करना, चित्रकला का विकास बालक के अंदर कर सकते हैं। इसके पश्चात अंतिम इसकी उपयोगिता होती है कि शुद्ध उच्चारण बालक इसी सिद्धांत से सीख सकता है। अगर कोई बालक भाषा में त्रुटि कर रहा है तो आप इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है कि एक बार प्रयत्न किया, नहीं सीख पाया भाषा को, दोबारा उच्चारण का, ठीक है, उच्चारण का अभ्यास, बहुत से बच्चे उच्चारण में त्रुटियां करते हैं, तो आप उसका बार बार अभ्यास कराइए। ठीक, और जब आप बार बार अभ्यास कराएंगे तो निश्चित ही बालक उस शब्द को, उस भाषा को आसानी से सीख लेगा। तो उच्चारण अभ्यास भी इसी सिद्धांत के द्वारा जो है कराया जा सकता है बच्चों का। तो ये सिद्धांत आपके सम्मुख रहा। अगली कक्षा में हम कुछ और भी सिद्धांतों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद।